शानदार, बहुत ही एक कह सकते हैं कि सीतात्व से भरा हुआ जो है वो पैनल है। हमारे बीच आ रही हैं बहुत नामचीन लेखिका जिनका एक-एक शब्द जो है वह सीखने लायक, सुनने लायक है। मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारा जो अगला पैनल है उसका बिंदु है या उसका कह सकते हैं केंद्र है अपनी-अपनी सीता। सीता का कई रूप है और सीता कई हैं। आखिरकार मेरी सीता कौन है? आपकी सीता कौन है? उनकी सीता कौन है? और सबकी अपनी अलग-अलग सीता कौन है? इस तलाश में मेरे ख्याल से जो विमर्श है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मैं स्वागत करती हूँ हमारी प्रिय लेखिका अनामिका जी का। प्रणाम मैम, प्रणाम। आप म्यूट हैं मैम, अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम मैम, प्रणाम, पुनः प्रणाम। और साथ में है सलमा खातून जी पोखरिया नेपाल से। सलमा जी आप हमें सुन पा रही हैं? बहुत-बहुत स्वागत है आपका सलमा जी, सलमा खातून जी। जी, प्रणाम। बहुत ही मेरे ख्याल से सौभाग्य का दिन होगा जब जिसको कहते हैं कि स्वयं अनामिका जी हमें हमारे साथ उपस्थित हों। तो ये जो विषाद का क्षण है, ये जो डर का, ये जो दुःख का क्षण है, वो कुछ कम हो जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका साथ आने के लिए। अब आज विमर्श है जिसकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी आप पर है मैम। बहुत बड़ा ग्रंथ लिखने जा रही हैं, उपन्यास का स्वरूप देने जा रही हैं। बहुत दिनों से स्त्रियों का जिसको कहते हैं स्त्री विमर्श को आपने शेप किया है, आपने निर्धारित किया है बहुत कुछ। तो ऐसे में जब आज ये सवाल उठ रहा है कि सीता किसकी कैसी हो, इन सब बातों को लेकर के खासकर हमारे बीच जो पोखरिया की डिप्टी मेयर सलमा खातून बनी हुई हैं। मेरे ख्याल से इनके परिचय में थोड़ा सा यही बताना चाहूंगी कि CNN ने इनको यूथ आइकॉन का अवार्ड दिया हुआ है। सही है सलमा? जी, नॉमिनेट किया था जी। तो और इनके बारे में आज इस पैनल में जो रहने का एक खास वजह है कि सलमा ने एक बहुत ही ठोस जो है वह एक पक्ष लिया था, एक स्टैंड लिया था। ये सीता बनना चाहती हैं, जहां जिस परिवेश में आज के जनरेशन में हमारे बहुत सारे बच्चे खास स्पष्ट तौर पर यह निर्णय लेते हैं कि मैं सीता नहीं बनना चाहती, मुझे इस सीतात्व में विश्वास नहीं है। यह बेहद आश्चर्यजनक है कि सलमा आज की लड़की होते हुए और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है वो विचारों में भी और अपने कार्यकलाप में, वो कहती हैं कि वो सीता बनना चाहती हैं। हमारे लिए यह हैरत का विषय है और हम स्वयं सलमा खातून से पूछना चाहेंगे, रूबरू होना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या है सीता में जो आप सीता बनना चाहती हैं? सलमा। जी, धन्यवाद। इसमें अगर कहें तो जैसे अब सीता के बारे में मैं कुछ बोलूं तो जितने यहाँ पे बड़े जानकार लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उस तुलना में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने जो भी है थोड़ा बहुत किताबों में पढ़ा है और जो टीवी पे देखा है वही हम जानते हैं। लेकिन एज अ होल में बात अगर करें तो मुझे लगता है ये नजरिए की बात है कि किसी भी चीज को हम किस तरह से देखते हैं। जो एक आज के जमाने के एक मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से बात करते हुए हम कहते हैं कि सीता को जिस तरह से ऑप्रेस्ड किया गया या उन्होंने जो जो चीजें भुगतनी पड़ी, जो जो चीजें झेलनी पड़ी, अगर उस पे हम लोग इस नजरिए से देखते हैं, उस पे फोकस करते हैं तो लगता है हाँ बहुत अन्याय हुआ, उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। तो आज की नारी अगर सरफेस के हिसाब से देखे तो अवश्य ही कोई नहीं कहेगा कि मैं सीता बनना चाहती हूँ, लेकिन अगर सीता का मूल देखें, वास्तविक सीता क्या है, उसको थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा सीरियस होके देखें तो जिस आज हम लोग कहें ना महिला आंदोलन की बातें करते हैं, आज इतने मुखर होके हम लोग आए हैं, आज की महिलाएं अपने हर चीज के आप अपने बॉडी से लेके मेंटल और सामाजिक हिसाब से भी स्वतंत्रता की बातें हम लोग करते हैं, अधिकार की बातें करते हैं और डिग्निटी की बात सबसे बड़ी बात। तो मैंने पाया है या मैंने महसूस किया है कि सीता में वो चीज था, वो अंत तक भी कई प्रॉब्लम्स आई, कई चीजें थी उनकी लाइफ में, हर तरह की चीजें उन्होंने फेस की। एक राजकुमारी
होते हुए उसके बावजूद वो टूटी नहीं, वो हारी नहीं, समाज के आगे वो झुकी नहीं, और जो एक संस्कार था कहीं ना कहीं उसका पालना भी किया उन्होंने, लेकिन अपना जो आत्मसम्मान था उससे कभी समझौता नहीं किया। और मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छी लगी बात, या जो स्ट्राइक करती है, कि वो जो डिग्निटी के साथ रही, सबसे बड़ी बात वही लगी। इसलिए मेरा कहना है कि और भी हैं, जिम्मेदारियों से भागने की बातें भी नहीं है, उनके साथ मैं चाहती हूँ मेरे संस्कार भी मेरे साथ रहें, मैं एक मॉडर्न युवती भी बनना चाहती हूँ, लेकिन दोनों पैरेलल जाएं, और सबसे बड़ी बात मेरी डिग्निटी मेरे साथ रहनी चाहिए। इसलिए मुझे सीता का वो रूप बनना ज्यादा पसंद है। इससे पहले कि मैं हमारी जो प्रिय कवियत्री हैं अनामिका जी के पास जाऊं, उसके पहले मैं सलमा से एक प्रश्न करना चाहूंगी अपनी तरफ से। क्या सीता सिर्फ पारंपरिक है, मॉडर्न नहीं है? ये दो पैरेलल धारा क्या होती है? जहां सीता को हम मॉडर्न नहीं, ऐसा मान लेते हैं कि वो मॉडर्न नहीं है, तो आखिरकार मॉडर्निटी क्या है? मॉडर्न कौन है और मॉडर्निटी क्या है सलमा, आपके विचार से? आप मॉडर्न किसको कहती हैं? अभी अब एक सामान्य जो अंडरस्टैंडिंग, जो बुझाई है, उसके आधार पे अगर कहें तो हाँ, सामान्य हिसाब से जैसे हम लोग मॉडर्न किसको कहते हैं, कि जो शिक्षा के मामले में लगता है कि हम लोगों ने अभी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो जिसने हासिल किया हो, जो मुखर है अपने अधिकारों को लेके, जो रूढ़िवादी परंपराओं को लेके नहीं चलते हैं, और अपने कहते हैं ना, अपने करियर को या फिर जिस भी क्षेत्र में हो एक स्वतंत्र महिला के रूप में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मॉडर्न सोच रखने वाली औरतों या महिलाओं के रूप में देखा जाता है। लेकिन जैसे आपने इस बात को उठाया हुआ है, अगर उस कसौटी पे देखा जाए तो जिस वक्त में सीता थी, जब वो फिजिकली यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, उस टाइम में, उस समय के हिसाब से मुझे लगता है वो काफी मॉडर्न थी, क्योंकि उनकी जो शिक्षा की आप बात करें, उनके जो विभिन्न विद्याएं उन्हें पता थी, जो उनका सोच था जिस हिसाब से, और उस वक्त की जो एक परंपरा थी, कि आज भी अगर आज की लड़कियों को हम देखें तो अभी भी हमारे गांव कस्बों में या शहरों में भी अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार अभी बहुत सी महिलाओं को नहीं है, लेकिन उस वक्त भी वो अवसर था या उनमें वो क्षमता था कि वो ये शर्त रख सकती थी कि हाँ, मैं इस तरह के व्यक्ति को ही अपने वर्ग के रूप में चुनूंगी। तो अगर उस से कंपेयर करें तो शायद उस वक्त की एक मॉडर्न और सशक्त नारी वो थी। तो आज के लिए हमें लगता है हमने ये ही माहौल देखा है तो हम लोग इसको मॉडर्निटी कहते हैं, लेकिन उस वक्त के लिए वो काफी मॉडर्न और फॉरवर्ड थी। और वही जो मैंने शुरू में कहा कि संस्कार की बातें हैं, उसको भी उन्होंने संजोया था, उसको भी लेकर चली थी। बहुत परिपक्व सोच है आपकी। मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगी। अब मैं अपनी प्रिय कवियत्री के साथ उन्मुख हो रही हूँ। मैम, आपने बातें सुनी सलमा की? बहुत ध्यान से सुनी। ध्यान से सुनी। एक प्रश्न मेरा यहाँ अलग है, सलमा भी सुन रही हैं। काठमांडू में आजकल, यूरोप के लिए बहुत पुरानी बात हो सकती है, काठमांडू में आजकल पिछले 2016-17 से 15 से इनफैक्ट, ये उसी देश की हैं जहां वजाइना मोनोलॉग बजाते उसका प्रदर्शन होता है। बहुत भारी संख्या में युवतियां उसके साथ अपनी सहमति व्यक्त करती हैं और उसे एक मूवमेंट मानती हैं, उसे अपना एक तरीके से कह सकती हैं कि उसे अपना एक आदर्श मानती हैं। उन्हें लगता है कि वहां मुक्ति है, मुक्ति उनकी वहीं है। ऐसे में अनामिका जी इसको कैसे समझती है? इसको कैसे, मतलब इन दो थ्रेड्स को कैसे अलग अलग कर पाती हैं? मुश्किल है समझना। मुझसे पूछा या इनसे पूछा? जी नहीं, आपसे पूछा जी। अच्छा, देखो, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता जो है ना सविता, जिसके बारे में ये भी इशारा कर रही थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो भी जिसको पूरे डेलिबरेशन के साथ प्रज्ञा पक्ष उन्नत करने के बाद लिया गया निर्णय। और प्रज्ञा जो है वो ज्ञान से थोड़ी ऊपर है। ज्ञान तो जैसा इन्होंने कहा, सलमा ने, और बहुत अच्छे से कहा, कि धनुर्विद्या से लेके
आयुर्वेद का भी ज्ञान है। वो जाती हैं मायके से तो सारे पेड़ पौधे के बीज ले जाती हैं, जंगल में भी सब तरह से लोगों को आयुर्वेद से चिकित्सा देती हैं, और ज्ञान तो है ही उनके पास। उसके अलावा धनुर्विद्या का भी ज्ञान है ही, और जिसको बाएं हाथ का खेल कहते हैं वो उन्होंने धनुष के साथ कर ही रखा है, तभी उनके पिता ने संकल्प। तो बाएं हाथ का खेल जिसको कहते हैं वो है उनके लिए धनुर्विद्या। बाएं हाथ से उठा के वो पोछा लगाते समय रख देती हैं सामने धनुष। तो बात है कि ये ज्ञान तो है ही। फिर उनका जंगल का मैनेजमेंट कितना अच्छा है। वो ग्राम वधु है। मॉडर्निटी की परिभाषा जब कर रही थी तो उसमें एक बात मैं ये भी कहना चाह रही थी उनकी बात से सुनते हुए, कि मॉडर्न वो भी होता है जो ऊंच नीच नहीं माने, जो किसी को पराया नहीं माने। क्योंकि चित्त विस्तार की जो धारणा है ना सलमा, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो किसी को पराया नहीं मानता वही सचमुच आधुनिक होता है। ठीक है, इसी अर्थ में गांधी आधुनिक है। उनके लिए कोई पराया नहीं है। तो फिर वहां ग्राम वधुओं से भी वो जो संवाद, केवट को जब पैसे देने के लिए राम के पास नहीं है तो अंगूठी दे देती है, ग्राम वधुओं से गपशप करती हैं। और मैंने जो उपन्यास अभी शुरू किया है उसमें तो मैंने ये भी दिखाया है कि युद्ध के बाद जो राक्षस बहुत मारे गए, तो छोटे छोटे जो शावकों की तरह राक्षसों के बच्चे हैं, उनके लिए वो स्कूल चलाती हैं सीता जंगल में। और वो पेड़ पौधों से संवाद तो रखती ही हैं, और ऋषि चर्चा, मतलब वाल्मीकि के आश्रम में जो शास्त्र चर्चाएं होती हैं उसमें तो रहती ही हैं आगे। उसके अलावा जिसको आजकल हम मैनेजमेंट कहते हैं, कि जिसके जीवन में जहाँ दुख है उसके निवारण के लिए वो पहुंच जाती हैं, चाहे वो मृगछौना हो और चाहे वो, क्योंकि अपने जीवन के अनुभव से भी उन्होंने सीख लिया। उत्तरकांड की सीता है ये हमारी वाली। तो कहने मन देखा है कि वो हिंसा के परे जो जाना है, वो राम को चिट्ठी लिख के कहती है कि नहीं, हिंसा बहुत हो गई, हिंसा से समाधान, मतलब दब जाते हैं, तात्कालिक हो जाते हैं, लेकिन जो शिक्षा से है वो संस्कार प्रक्षालन होता है। तो इस तरह से वो, तो हम ये कह रहे थे कि इतने ज्ञान के बावजूद प्रज्ञा जैसे जगाना, प्रज्ञा जगाने के बाद निर्णय लेना, अब वो हमारी देह से जुड़ा हुआ निर्णय है या कोई और निर्णय है। अब सीता एक ऐसा व्यक्ति के रूप में, व्यक्तियन उनका हम देख सकते हैं इस तरह से कि वो हर कोई राम की तो बात ही नहीं मानती कभी भी। उनका प्रज्ञा पक्ष ऐसा उन्नत है कि राम कहते मत चलो, मतलब नहीं मुझे जाना है, शास्त्र पर डिबेट करती हैं। और लोक रामायणों जो हमारी 10,000 रामायणें हैं उसमें कुछ तो ऐसी रामायणें हैं जहां पर वो अग्नि परीक्षा के समय डांटती है राम को, कहते तुम्हारा यही गौरव है, और चुप हो जाते हैं राम, क्योंकि उनके लिए तो ये लीला है, लीला के भाव से वो कर रहे हैं। तो दोनों, इसको हम लोग कहते हैं सीखा बुद्धि, तो एक सीखा बुद्धि हो गई है पति पत्नी में। और ये नाटक हो रहा है, तो वो डांटती है तो सुन लेते हैं चुपचाप, और फिर वो अपना जो करना होता है। फिर लक्ष्मण बाद में बुलाने जाते, कहते हैं मुझे नहीं जाना, मैं तो अपने मग्न हूँ अपने जंगल में, मुझे अपना काम करना है। तो ये वही लक्ष्मण देखा, कहते हैं ना लांघो, वो लांघ देती है। और जीवन में एक निर्णय गलत भी हो गया मान लो, तो उसकी व्याप्ति कितनी अधिक है। अगर लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी जाती तो रावण का वध भी नहीं होता। जो अहंकार का वध है वो अहंकार का वध है, एक्चुअली वध नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। हमें तो हम जो इस समय पाठ कर रहे हैं वो हिंसा के विरुद्ध कर रहे हैं। हमारे लिए कोई भी युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। स्त्रीवाद का पूरा स्त्री आंदोलन जो है वो हिंसा के खिलाफ प्रतिबद्ध है। उर्दूवाहु घोषणा करता है कि हमें हिंसा नहीं करनी है, बल्कि हिंसा के खिलाफ है हम। तो जो युद्ध होने हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध होने हैं, तो वो हमेशा शास्त्रार्थ करती हैं, डिबेट करती हैं, बात नहीं मानती। लेकिन जिसको कांता संवित उपदेश कहते हैं हमारे यहाँ, वो कांता संवित उपदेश देती है, मीठी मीठी डांट लगाती हैं, जो कि स्त्रियों की डांट जैसी होती है। क्योंकि मधुरा शक्ति की प्रतीक है, प्रकृति की, आद्या शक्ति की। मधुरा शक्ति जीवन में माधुर्य बना रहे और तेजस्विता भी बनी रहे। तेजस्विता जहाँ मधुर होती है वहां ही वह प्रज्ञा पक्ष से संबलित होती है। और देह से जुड़ा अनुभव है। देह तो स्त्री के
कि देह, सुंदर स्त्री की देह जो है उसके गले से लटका हुआ एक ढोल हो जाता है। दुनिया के जितने भी अन्याय हैं, अत्याचार हैं, विमेन सेंट्रिक क्राइम्स हैं, सबकी आधार भूमि, प्राइम सेंटर स्त्री की देह ही है। कोई भी नाम, भ्रूण हत्या से लेके और जबरदस्ती प्रेमहीन विवाह बंधन या प्रेमहीन शारीरिक संपर्क या पोर्नोग्राफी या डायन दहन या मतलब दहेज दहन या कोई भी समस्या, देह उसकी प्राइम साइट है, उसकी आधार भूमिका है। तो हम तो देह की चर्चा में उतना रस नहीं लेते, लेकिन अगर देह की चर्चा में तब हम रस लेंगे जब वो आनंद वर्षा तंत्र का अगर हम वो करें या योग में देखें तो मूलाधार से चलती है शक्ति और मूलाधार की उपेक्षा नहीं करती वो लेकिन जाना तो चाहती है सहस्रार तक ना। वो प्रस्थान बिंदु हो सकता है और अयोग्य पुरुष के सामने क्या ही अपनी देह का अनावरण करना। जब होगा कोई हमारे लायक पैदा तो देखा जाएगा, अभी नहीं कोई है, इसलिए हमारे अनावरण का कोई मतलब नहीं। सब हमारे बाल बुतरू हैं। विद्यापति की बात उठाऊं तो पिया मोरा बालक हम तरुणी पिया लेली गोदक चलली बाजार। अभी तो सब बाल बुतरू हैं, अभी क्या ही का अनावरण। जब होगा कोई शिव पैदा तो देखेंगे, पार्वती भाव में आएंगे। अभी तो सब बच्चे हैं, अभी उनको बड़ा करना है। ज्यादातर लोग अपवाद स्वरूप होंगे कोई पुरुष जिनके सामने देह में माधवी लता फूलेगी। अभी तो देह में माधवी लता किसी को देख के फूलने के बहुत कम आसार होते हैं। तो किस काहे का देह का प्रदर्शन, अभी रुकना चाहिए। जब योग्य पुरुष हम पैदा कर लेंगे और हमारे मन में प्रेम और उनके लिए समर्पण आएगा तब देखी जाएगी। अभी के लिए तो मुझे लगता है रिएक्शनरी होना, प्रतिक्रियावादी होना और बहंगम होना, जिसको कहते हैं ना बनच्चर होना, ये कोई उपाय नहीं है। ये आदमी को योग्य व्यक्ति के सामने समर्पण करना चाहिए। और जीवन में एक ही काम है क्या, और भी तो है, दिमाग भी तो है, दिल भी है, वो सब काम नहीं करने हैं कि इतना ज्यादा इस रिएक्शन में आना है। परिपक्वता की सबसे पहली निशानी है कि आदमी अतिरेक से बाज आता है। तो अतिरेकवादी नहीं होना है। जब प्रेम हो जाएगा तो देह भी आ जाएगी, प्रकट हो जाएगी। लेकिन अभी देह प्रकट होने के कोई आसार नहीं है, और वो भी गुह्य ढंग से प्रकट होगी, ऐसे थोड़ी कि यूं ही। अब होना भी होगा तो अक्का महादेवी की तरह होगी। अब हम ट्रांसेंड ही कर जाएंगे तो फिर जैन मुनियों की तरह हो जाएंगे, तब की बात अलग है। लल्ल देद हो जाएंगे तब की बात अलग है। अब काहे को मीरा जैसे कहती है पुरुष, तुम भी पुरुष हो तो हमें तो कोई पुरुष नहीं दिखता। वो बाबू किससे सामने स्त्री होना, अभी माँ ही होना ठीक है। मैम बहुत मेरे ख्याल से बहुत ही सार्थक बातें आपने कही, खास करके जो देह विमर्श को लेकर के। फिर भी ऐसा क्या है, क्योंकि आप दोनों ही मुझे एक ही पायदान पे खड़ी दिख रही हैं, सलमा भी और हमारी प्रिय कवियत्री भी एक तरीके से। फिर भी ऐसा क्या है देह में जो देह को लेकर के विमर्श का और उसके बाजार का संसार इतना बड़ा है? कुछ तो सब्सटैंशियल है जो इतना फल फूल रहा है, और उसके इर्द गिर्द इतनी दुविधाएं हैं, इतने पीड़ा हैं, इतने त्रासद प्रकरण हैं, फिर भी देह ही सब विमर्श का केंद्र क्यों बना हुआ है? कारण क्या है? इसका डॉक्टर के पास अगर देह एक दुखता हुआ घाव, समझ लेते हैं। बताएं सविता बताएं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि पहले मैं सलमा का बहुत ही पॉइज्ड और बहुत ही परिपक्व एक ये है, पर एक आज की युवती के तौर पे सलमा इस बात को कैसे समझाना चाहेंगी कि देह इम्पोर्टेंट नहीं है? सलमा। हाँ, अब इस बारे में पहला चीज तो फोकस का जो आपने बात किया, माफ करिएगा हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है, थोड़ा आपकी बात बहुत शानदार है। हिंदी और मैथिली और अंग्रेजी तो इस वजह से मैं माफी मांगना चाहूंगी। नहीं, आप बहुत शानदार बोल रही हैं, प्लीज आप बोलिए। जी। और पहली चीज जो आई कि देह पे इतना फोकस क्यों है, या फिर एक तो
क्यों पहले उस पे उसके देह को लेकर ही चर्चा होती है, या विरोध भी होता है तो देह की बात को लेकर ही क्यों ज्यादा होता है? तो मुझे लगता है इसलिए होगा कि जैसे मैम ने आगे कहा कि जो चीजें ये हैं दिखती हैं सिर्फ वही नहीं है, हमारा जो मेंटल स्टेट है, मानसिक जो है, हमारा जो विवेक है, वो चीजें भी काफी मायने रखती हैं। हमारा मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता कहिए, मनोवैज्ञानिक एक होता है ना, उसको खुशी बोलिए, वो सब भी मायने रखता है। लेकिन एक आदमी के लिए जो चीजों को गहराई से नहीं समझता या नहीं समझना चाहता, हर किसी से पहले दिखने वाला चीज क्या है? शरीर। उसको आप आकर्षण के लिए भी कहिए, आकर्षित करता है, दिखता वही है। और प्रभाव भी देखें तो पहले हम लोगों को महसूस ये होता है शरीर का घाव, शरीर पे क्या हुआ, किसी ने तंज कसा, किसी ने फिजिकली, जैसे कि अब रेप की बातें आती हैं, ईव टीजिंग की बातें, मोलेस्टेशन की बातें आती हैं, तो पहला वो उसका असर शारीरिक होता है। लेकिन आजकल आके तो अब तो मेंटल हेल्थ की बातें आती हैं, साइकोलॉजिकल बातें, साइकोलॉजिकल असर की बातें भी आने लगी हैं। तो वही बातें हैं जो मैम ने कही कि अब शरीर का बात इसलिए आता है कि हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर लेवल के इंसान पहले शरीर को देख पाता है, समझ पाता है, और वो उसका जो पीड़ा है वो हर कोई समझ पाता है कि हाँ ये हो रहा है, ये सबके लिए विजिबल है। लेकिन जो आंतरिक चीजें हैं वो हम लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं ना, कि जो साइकोलॉजिकल चीजें, साइको सोशल बातें जो हम अभी जो उठ रही हैं आजकल बहुत ज्यादा, कई चीजें हम लोग जैसे दुखी हैं, डिप्रेशन की बातें आ रही हैं। क्यों होती हैं वो डिप्रेशन की बातें? सिर्फ वो शरीर से नहीं, अगर वो शारीरिक घाव होता, शारीरिक घाव तो भर जाता है एक सीमित समय के बाद, लेकिन उसका असर जो लंबा जाता है वो कहीं ना कहीं मानसिक और आंतरिक रूप में जो हम प्रभावित होते हैं वो चीजें हैं। इसीलिए उसको समझना शायद थोड़ा मुश्किल है, इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता। इसीलिए पहला जो फोकस होता है वही शरीर पे जाता है, चाहे वो पीड़क हो, जाने अनजाने, या पीड़ित हो। और चर्चा भी पहले देह से शुरू होती है, उसके बाद जब हम उसको समझ लेते हैं या वो जो माहौल बनता है तो उसके रूट या जड़ों में जाते हैं, तब जाके मानसिक या साइकोलॉजिकल चीजें आती हैं, जैसा मुझे लगता है। बहुत सुंदर। मैम आपने सुना? जी मैंने सुना। जी, वैदेही का यहाँ होना, हम एक मूल प्रश्न पर आपके साथ जाएंगे। हम लोग आज चर्चा वैदेही की कर रहे हैं। वैदेही एक बहुत बड़ी संकल्पना लगती है ऐसे में, और एक स्वतंत्र चिंतन की धारा लगती है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर बात तो आपने निकाली। विदेह शब्द का इतना सुंदर प्रयोग, सटीक प्रयोग किया आपने। विदेह होना क्या होता है? विदेह होना ट्रांसेंड करने की स्थिति होती है। और ट्रांसेंड आदमी कब, मतलब के जो है वो देख लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया, और उसके बाद जैसे शब्दों की सीढ़ी लांघते लांघते आदमी महामौन तक पहुंच जाता है कविता में, उसी तरह से दुनिया में मतलब सब तरह के स्टेजेस देखते देखते फिर आदमी कभी कभी क्वांटम लीप भी लेता है, सीधा ही मूलाधार से सहस्रार की ओर जाता है, या कभी कभी छोटी छोटी सीढ़ियां, जैसे छत पे जाने के लिए जो सीढ़ियां होती हैं बांस की, तो उसमें आदमी धीरे धीरे करके कदम ऊपर उठ जाता है। लेकिन दुख में ये क्षमता होती है कि वो आदमी के रोम रोम में आंख पैदा कर देता है, और इसीलिए दुख को प्रक्षालक कहा गया है। जब रोम रोम में आंखें हो जाती हैं तो विश्लेषण, और उसके बाद आदमी प्रतिक्रियावादी नहीं होता है, मतलब समझ जाता है कि ये कहाँ से आ रहा है ना। तो अगर परिस्थिति और मनस्थिति, कोई आप मुझे कष्ट दे रहा है और मैं धैर्य से रोम रोम में अपनी आंखें खोल के उसको देखूं, तो सबसे पहले मेरे मन में आएगा कि ये जो कष्ट दे रहा है तो इसके अपने भी कहीं कांटा चुभा होगा। तो सबसे पहले अगर मैं सीता बनके उनका कांटा निकाल दूं और उनके पैर में थोड़ा सा मलहम लगा दूं और फिर उनसे संवाद के लिए प्रस्तुत हों, तो शायद संवाद असर करेगा। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, मैं भी पढ़ाती हूँ, रोज देखते हैं एक से एक जिसको उग्र
प्राणी आते हैं और वो क्यों उग्र हो जाते हैं? क्योंकि परिस्थितियां बचपन की या मनस्थितियां, उससे जो परिस्थितियों से मनस्थितियां बनती हैं, मेंटालिटी, उस पे ध्यान नहीं दिया गया। तो अगर हम स्त्री तत्व का, स्त्री चेतना का मूल ही ये है कि जितने कांटे कहीं किसी के मन में गड़े हैं, जिसके चलते वो प्रेम करने के लायक और प्रेम पाने के लायक नहीं रह गया। मेरे पिताजी, हम लोग जब छोटे थे तो एक डीएन स्टूडियो होता था, तो हम लोग वहां पर पहले नेगेटिव पॉजिटिव रील होती थी और ग्रीन रूम होता था पहले। अब पता नहीं इधर के बच्चे, सलमा ने नहीं देखा होगा, मोबाइल युग के बच्चों ने नहीं देखा होगा, लेकिन हम लोगों ने देखा है। तो वो मुझे हमेशा वहां कहते थे कि देखो बेटा, कोई भी जो चेहरा होता है ना, किसी न किसी, कोई भी चेहरा किसी न किसी कोण से सुंदर होता ही जब, और कोई ऐसा भी चेहरा होता है और हर चेहरा किसी न किसी कोण से विरूप भी होता है। तो तुमको एंगल पकड़ना है कि कौन सा एंगल है जिसके चलते वो प्यार करने लायक बन जाए। हम माओं के रूप में या शिक्षकों के रूप में या स्त्रियों के रूप में हर व्यक्ति में सही एंगल से उसको देखें कि उसमें क्या दुख है उसका, जिसका निराकरण करना है, जिससे कि संवाद के लायक हो जाए। और जब संवाद के लायक हो जाए तब बताएं कि ऐसे तो तुम प्रेम के लायक नहीं रहोगे। शिक्षादीप नई स्त्री कैसे प्यार कर सकेगी तुम्हें? बाजारवाद का जो असर है या किसी भी तरह की अति, मतलब अति पुरुष नहीं चाहिए ना, हमें अति स्त्रियां बनना है ना हमें अति पुरुष चाहिए। एक्सेसिव नहीं होना, हाइपर नहीं होना है। तो ये बात हम लोग अगर ध्यान में रखते हैं तो शायद हम परिष्कार की ओर जाएंगे। क्या सवाल था मेरे दिमाग से अभी? क्या प्रिसाइज सवाल क्या था? मैं ये कह रही थी कि एक वैदेही एक स्वतंत्र चिंतन है, वो सिर्फ एक नाम नहीं। हाँ, तो देह से ऊपर उठने की प्रक्रिया की बात में मैं उधर चली गई। तो प्रक्रिया जब अपने दुख, दूसरों के दुख दूर करने में लग जाते हैं ना, तो अपने दुख से मुक्ति हो जाती है। और जब अपने दुख से मुक्ति हो जाती है तो अपनी देह से भी मुक्ति हो जाती है, अपने मन से भी मुक्ति हो जाती है। और जब विदेह हो जाते हैं तो फिर आप उस स्थिति में आ जाते हैं कि आप केयर एथिक्स, जिसको हम लोग आज करते हैं, केयर एथिक्स बरसा सकें दुनिया पर। उसी की चर्चा में कर रही थी। तो विदेह होना अच्छा है, लेकिन अगर किसी से प्रेम किया है तो उसके, हम लोग तो जानते हैं, इरेगरी को हमने पढ़ा है, हमने सारे फ्रेंच भाषाविदों को पढ़ा है, जो जितने अनुसंधान हुए हैं वो भी। और अगर हम त्रिपुर सुंदरी की पूरी अवधारणा पढ़ेंगे, अगर शंकर के टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं, मतलब जो शंकर ने कहा है उसी की पुष्टि फ्रेंच मनोवैज्ञानिकों ने किया कि स्त्री के पूरे शरीर में माधवी कुंज की तरह कुछ ना कुछ गुच्छा गुच्छा प्रेम करने की क्षमता फूलती रहती है। लेकिन लेकिन ज्यादातर स्त्रियां कटगुलाब हो जाती हैं। वो गुलाब विकसित नहीं हो पाता क्योंकि उनको प्रेम और सुरक्षा और जितनी धीरोदात्त चेतना का नायक चाहिए वो नहीं मिलता। तो स्त्रियां दुखी रहती हैं और विदेही रहती हैं। लेकिन वो भी दिन आएगा जब कभी, और कभी कभी, अब ऐसा नहीं है कि मई जो वीरों से खाली है और धरती जो है धीरोदात्त लोगों से खाली है, ऐसा नहीं, लेकिन अपवाद के रूप में ही ऐसे मिलते हैं लोग। तो हम जब, अभी तो हम विदेही हैं, वैदेहियां ही हैं, वैदेहियां ही हैं जी। मैम, क्या वो कॉमन स्पेस जो है, जिसे कहते हैं कि आमतौर पर जिसे समझा जाता है, जब हम ये कहते हैं कि हमें सीता नहीं होना, हमें जानकी नहीं बनना, हमें वैदेही नहीं बनना, क्योंकि उनको एक खास फ्रेम में देखा जाता है, जो कि परंपरा से आती हुई फ्रेमवर्क है। फिर एक मॉडर्निटी का फ्रेमवर्क है जो बहुत विशाल लगता है, बहुत लिबरेटिंग लगता है। इन दोनों के बीच का स्पेस जो है वो कहाँ जा करके, मतलब सॉल्यूशन कहाँ है? एक हमें एक सूत्र चाहिए आज की पीढ़ी को, आज की खास करके जो सलमा है, सलमा की आगे वाली पीढ़ी, सलमा की पीढ़ी, अभी हमें एक सूत्र चाहिए कि आखिरकार ये जो ट्रेडिशन का पूरा एक जामा है और एक मॉडर्निटी का जो एक पूरा प्रलोभन है,
इस दोनों के बीच का जो रास्ता है वह वैदेही से, जानकी से, सीता से कहाँ निकलता है? दुनिया की जितनी भी प्राचीन संस्कृतियां हैं, ग्रीक, अभी आपके पहले वाले जो व्यक्ति बोल रहे थे माधव जी, वो भी बता रहे, लेकिन उनके हर देश, हर पुरानी संस्कृति की, वो ग्रीक और रोमन सभ्यताएं हो, मेसोपोटामिया का हो, इजिप्ट का हो, अफ्रीका का भी किसी हद तक, तो उस वहां पर जातीय स्मृतियों का जो धन होता है ना, रेशियल, हम लोग की कई तरह की मेमोरीज होती हैं, इवोल्यूशनरी होती है, जेनेटिक मेमोरी होती है, रेशियल होती है, पर्सनल होती है, हम एक तरह से परतदार लोग हैं, हमारी कई अस्मिताएं भी होती हैं। तो अब उसमें हम जो प्राचीन संस्कृति है, जैसे हम लोग बर्तन में लेवा नहीं लगाते, पुराने बर्तनों में मिट्टी पर मिट्टी पर मिट्टी पर मिट्टी, तो बहुत सारी परतें जम जाती, तो हम सबके दिमाग में लेवा लगा हुआ है। जो लोग नहीं जानते वो नहीं जानते, वो ऐसे समझें कि सेडिमेंटरी रॉक एक तरह से होता है, कई तरह से कई परतें होती हैं हमें स्मृतियां, सब प्राचीन संस्कृतियों में है। लेकिन भारत में ये बची रह गई, वहां पर डिसरप्ट हो गई, क्योंकि वहां पर स्त्रियों का जो, हमारे यहाँ ये पुनर्नवा संस्कृति होती रही, हमने परंपरा की बैटरी एक तरह से रिचार्ज रखी, क्योंकि हम लोगों के अवचेतन में हम लोगों का लोक साहित्य बहुत समृद्ध था। खुद 10,000 रामायणे हैं, उनके कितने बैलेड हैं, उनके कितने एनिमेशन फिल्में हैं, नृत्य नाटिकाएं हैं, चित्रवीथिकाएं हैं। तो अंतःपाठीय संवाद जिसको कहते हैं ना, मूल टेक्स्ट से वो इतना वेरियोरम उसका एडिशन बन सकता है कि मैं क्या बताऊं। तो अब हम एक तरह बहुत सारे कंस्ट्रक्ट, जिसको भाषा में अभी हम लोग विमर्श की भाषा में गणंत कह सकते हैं, तो जब हम अभी तक मीडिया ने रोती बसूरती हुई स्त्रियां ही प्रोजेक्ट की हैं, तो इसीलिए लड़कियों को डर लगता है। मैं एक बहुत मजेदार कहानी बताऊं कि एक बार रामलीला चल रही थी और एक लड़की को सीता बनने का रोल मिला, तो वो कहने लगी नहीं सीता नहीं बनने। क्यों? कि हमको ना अशोक वाटिका में बैठ कर रोना नहीं है, खाली हम हनुमान जी बनने वाले हैं, हमको हनुमान जी बनना है। वो सुंदरकांड का वंचन था। तो बच्ची है वो बेचारी, वो उसको लगता है मुझे कुछ करना चाहिए, मैं रो करना है। तो वो गलत प्रोजेक्ट करना, जबकि आप जितने भी मतलब कहीं भी निर्बल नहीं है सीता, प्रोजेक्शन का एंगल गलत होने से लड़कियों को भय हो जाता है। लेकिन अगर हम ठीक से पाठ विश्लेषण सिखाएंगे तो कोई भी देवी हमारे यहाँ मतलब शक्ति का ही रूप है और आद्या शक्ति का रूप है, और मतलब उसको ठीक ढंग, इसीलिए अंतःपाठीय संवादों की जरूरत पड़ती है और इसीलिए हमें नई व्याख्याओं की जरूरत पड़ती है। कहते थे आनंद वर्धन की जो टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट जेनरेट नहीं करता, नए टेक्स्ट जेनरेट नहीं, अयोनी टेक्स्ट है वो। तो कितनी बड़ी बात कही। तो कुछ तो होता है इन बड़े स्पेक्टेकल वाले के पाठों में, जो कि बार बार व्याख्या की मांग करता है। काव्य में कविता है ना, अपोरिया जिसको देरीदा कहते हैं, वो अपोरिया जो है उसको बहुत ढंग से उसको, क्योंकि सत्य बहुआयामी है, उसकी अच्छी व्याख्याओं की। इसीलिए मैं आपकी इस बात से बहुत, इस प्रयाण से बहुत प्रसन्न हुई कि आपने नई व्याख्या का मौका देने का सबको यत्न किया है। नहीं, बेहद शानदार। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि सलमा की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। सलमा खातून जैसी बच्चियां, मेरे ख्याल से, जब सलमा आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ, मेरे ख्याल से जब ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब फैशनेबल नहीं रहा है सीता होना। फैशनेबल जो है वो एक एंटी सीता जो है स्टैंस जो है करने में आप फैशनेबल हो जाते हैं, आप ट्रेंड करते हैं, आप ट्रेंडी हो जाते हैं। ऐसे में सलमा का ये समझ बूझ के साथ, एक परिपक्वता के साथ यह समझना और यह करना कि मैं सीता होना चाहती हूँ, मेरे ख्याल से बहुत बड़े विमर्श को जन्म दे सकता है। सलमा, इसका स्रोत क्या है आपका? मतलब ये कहाँ से, ये जो आपने समझ गैदर की, स्रोत कहाँ पाती हैं कि आपकी ये जो समझ बन रही है एक बहुत समुचित और बहुत सर्वांगीण लग रहा है?
हो सकता है इसके विरोध में आपके ही समाज में बहुत सारे स्वर होंगे, आई एम श्योर। हमारे यहाँ बहुत सारे इसके विरोध में स्वर होंगे। आपका स्रोत कहाँ से निकल रहा है? शक्ति का स्रोत आपका कहाँ है? समझ की स्रोत कहाँ है? एकदम छोटे में कहें तो ये एक समानांतर कहें, एक इक्वल समाज के निर्माण की जो बात होती है ना, वो है इसका आधार। क्योंकि जैसे अभी मैम ने बोला कि हम लोगों को किसी भी चीज में एक्सट्रीम नहीं होना है। जैसे कि आज विभिन्न अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब हम एक के अधिकार की बात करते हैं तो ये चीज हमें हमेशा ज्ञात रहना चाहिए कि उसकी बात, उसकी वकालत करते वक्त किसी और का अधिकार हनन नहीं होना चाहिए। ये हमारा समाज सबके लिए इक्वल होना चाहिए, सबके लिए सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। तो इस वजह से महिला, पुरुष या फिर आज के दिनों में तो हम अगर तीसरे मतलब जो हमारे तीसरे लिंगी बोलते हैं, उनके भी अधिकार बात जब करते हैं तो सिर्फ हम लोग हमेशा हमारे साथ ये हुआ बोल के सतही तौर पे जो दिखाया जाता है सिर्फ उसको मान के चले, या उसकी जो मेन रूट कॉजेज है उसको समझें और वो क्यों हुआ, कहाँ पे चूके हैं हम। इसमें कोई जो पितृसत्ता की बात करते हैं वो कैसे हावी हुआ, या फिर कोई एक बोलते हैं ना कि हर तरह पे कहीं ना कहीं समाज में पारिवारिक संबंधों में भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में राजनीति हावी है। कई चीजों को है, मैं शायद सही शब्द नहीं दे पा रही, लेकिन यही है कि अगर हम इक्वालिटी की समानता की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, तो किसी भी चीज में खुद को जीवंत रखने के लिए हमारा अस्तित्व रहना पड़ा। और हमारा अस्तित्व क्या है? हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और स्वयं में एक मानव के रूप में, एक महिला के रूप में जो हम हैं, वो हर चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी कि मॉडर्नाइजेशन बात करते हुए अगर हमारे संस्कारों को छोड़ के जाते हैं, हमारी जो उत्पत्ति जिस वजह से हुई, जिस वजह से हम पहचाने जा रहे हैं, उसको अगर छोड़ के जो बाहरी सभ्यता है उसको सिर्फ अगर हम फॉलो करके चले तो ज्यादा लंबे समय तक हम नहीं रहेंगे, कल जाके हम लोग का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस वजह से अगर महिला अधिकारों की ही बात करनी है तो हमारे स्ट्रेंथ क्या थे, कल कैसे हम लोग जो आज मॉडर्न युग बोलते हैं, लेकिन द्वापर युग से लेके त्रेता युग, विभिन्न युगों की बात जब करते हैं, उस वक्त क्यों महिलाएं इतनी सशक्त थी, उस चीज को समझना पड़ेगा और उससे सीख लेके आज के जमाने में उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाके हम लोग होता है ना सस्टेन कर सकते हैं, जैसा मुझे लगता है। और यही चीजें हैं कि मुझे लगा कि नहीं, हम लोगों को ऐसी चीजों को रखना चाहिए ताकि हम लोगों का जो वेट कहे ना, एक जो भी हम लोग कर रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, ये हवा में उड़ने टाइप का नहीं, कि एक बेस बने। और जैसे हमारे सीनियर्स, जैसे मैम बोल रही हैं, इनकी बातें, इस लेवल की रचनाएं जो होती है, जो पढ़ के हम लोग सीखते हैं, हम लोग अपने आगे की जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाएं, सिर्फ सुनी सुनी बातें नहीं, कि कुछ उनके लिए हम लोग स्थापित करके जाएं कि हाँ, हमारी पहचान ये थी हमारी और आगे की हमारी दिशा ये है। तो दोनों को साथ लेके चलने की एक चाह बोल सकती हैं आप, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो अवसर मिलता है, थोड़ा बहुत अध्ययन का या फिर श्रव्य दृश्य माध्यम से, तो वो देख के थोड़ा बहुत मनन करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे मुझे लगता है आज कई ऐसी लड़कियां, महिलाएं हैं जो जानना चाहती हैं, और मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम भी हैं जो हम लोगों को एक अवसर देते हैं काफी कुछ सीखने का और सुनने का। बहुत शुक्रिया सलमा। अब मैम से एक अनामिका जी से एक प्रश्न। सलमा बात कर रही हैं, बहुत परिपक्व अंदाज में बात कर रही हैं, अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व अंदाज में बात कर रही हैं, ठहराव का, एक बेस का। ऐसे में आखिरी आपका कमेंट हम जानना चाहेंगे कि क्या सीता, आपने तंत्र की बात की, क्या सीता स्थूल से सूक्ष्म की तरफ एक यात्रा है? हाँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म की तरफ तो हम सबके, सीता ही क्यों, हमारे सबके जीवन की यात्रा भूमिजा है सीता, ये बात याद रखिएगा, भूमिजा है। तो वो भूमि का तत्व जो होता है वो कौन होता है, मतलब भूमि हमारे यहाँ मूलाधार की, मतलब अपने ग्राउंडेड, अपने में ग्राउंडेड रहना, पांचों तत्वों में ग्राउंडेड रहना,
उसके बावजूद ऊर्ध्वमुखी रहना, अपने से ही धीरे धीरे मुक्त होने की कोशिश, जिसको कबीर कहते हैं फूटा अंग फूटा जल में गले फूटा कुंभ जल जल ही समाना यह तत्कथोद के, अहंकार का घड़ा फोड़ के और मतलब अहम का घट फोड़ के वयम में मिला देना को, वो जो धीरे धीरे उठने से ही अपने स्वार्थ का घेरा जितना छोटा होगा, तंग होगा। जो अभी सलमा बहुत अच्छी बात कह रही थी, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ सलमा आपसे बात करते हुए। आप ये कितनी खूबसूरत बात करते कि हमें छोड़ क्या जाना है। आप इतनी छोटी सी उम्र में ये सोच रही हैं कि आपको छोड़ क्या जाना है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक बात लेकिन याद रखिएगा सलमा, कि उस युग की भी स्त्रियां व्यक्ति के रूप में स्वतंत्र नहीं थी, लेकिन हाँ उनमें कुछ ऐसा था जिसको बीज रूप से हम लेके अपने नई मिट्टी में उसको बो सकते हैं। तो ये तो व्यक्ति मात्र की यात्रा है, लेकिन फिर एक चक्र की तरह हमारे यहाँ समय कि आप धरती से उठे, आकाश की ओर गए, अग्नि पे सवार होके, पानी पे सवार होके, हवा पे सवार होके धीरे धीरे हल्के होते गए, जिसे लाइटनेस ऑफ बीइंग कहते हैं। लाइटनेस ऑफ बीइंग, जिसको ये भी कहते हैं ना गोरखनाथ, हबकी न बोलिब थपकी न चलिब धीरे रखिब पाओ। हबक हबक के नहीं बोलना, थपक थपक के नहीं चलना, जिसको मॉडरेशन का लॉ कहते हैं। और उसके बाद तभी तो आप दूसरे में परकाया प्रवेश करने की तो क्षमता ही तब आएगी जब आप अपने से बाहर निकल पाएंगे, खुशबू की तरह हो जाएंगे। लेकिन फिर परकाया प्रवेश में करके फिर अपनी ओर लौटना भी पड़ता है। तो ये एक बहुत महायात्रा है और अनंत यात्रा है। आकाश से मिट्टी की ओर, मिट्टी से आकाश की ओर, सूक्ष्म से तरल की ओर, सूक्ष्म से तरल मतलब स्थूल की ओर, स्थूल से फिर से जैसे हम बुहारा लगाती हैं ना, हम झाड़ू कैसे लगाती हैं, हम 50 दिशाओं से लगाती हैं। हम जाती हैं उधर निकाल देती हैं, फिर इधर से निकालती हैं। हमें लगातार सफाई करनी, जिसको मुक्तिबोध कहते हैं। हमें ये क्रम बंद नहीं होता। धूल कैसे हो, धूल तो रोज ही आ जाती है। कहाँ से आती है, किस कोने से आती है, लेकिन रोज आती है। हमें रोज ही करनी होती है सफाई। तो ये अनंत चक्र है जीवन का। बार बार स्थूल में लौटना पड़ता है, बार बार सूक्ष्म की ओर जाना पड़ता है। लेकिन वो सूक्ष्म में एक बार चला गया, उसके लिए स्थूल में लौटना, वो मिट्टी को और करना है नहीं, वो होता है। अवतारों की बात हमारे यहाँ एक प्रतीक कथा ही तो है। जब जैसी जरूरत है, बादल भी उठता है लेकिन फिर बरसता है। हमारे भीतर भी बादल उठेंगे लेकिन फिर बरस जाएंगे, सींचेंगे वो उन्हीं खेतों को, और फिर उन्हीं खेतों के अवचेतन से नई भूमिजा पैदा होगी। हर युग को नई भूमिजाएं चाहिए, हर पाठ को नई व्याख्या चाहिए। बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही सार्थक और बहुत ही आशावान नोट पे ऐसी भूमिजा, सलमा जैसी भूमिजा मेरे ख्याल से एक विश्वास जो है पैदा कर रही हैं हमारी प्रिय कवयित्री की बातें, जहाँ हर दिन एक नए भूमिजा की बात, हर दिन परिमार्जन की बात, हर दिन साफ सफाई की बात, और हर दिन जो है ट्रांसेंड करने की बात और क्षमता की बात की जा रही है। बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करेंगे कि आपका जो ग्रंथ आप रचना कर रही हैं सीता पर, वो हम लोगों को जो है पढ़ने को, देखने को, उस पर चर्चा करने को मिले। बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, हृदय से धन्यवाद। आनंद आया सविता बहुत ज्यादा, और आपसे भी सलमा फिर भेंट होगी। आपने क्या पढ़ाई की है बताइए तो, क्या किस विषय में? बहुत सुंदर, खुश रहिए। थैंक यू सविता। हम लोग आपस में जुड़े रहेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सविता। प्रणाम।